हम लोग बात करने वाले हैं आपका चैप्टर 34 दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या हुआ कि एक दंड था उसे लघुकृत किया गया, यानी आजीवन कारावास का दंडादेश था, उसे एक निश्चित अवधि के कारावास में बदल दिया गया। मृत्युदंड था, उसको लघुकृत किया। और परिहार का मतलब जितना बिता लिया उतना बिता लिया और बाकी का परिहार हो गया। 10 साल का था, 2 साल बिता लिए, 5 साल बिता लिए, शेष का परिहार ये कर दिया गया। तो परिहार की शक्ति, लघुकरण की शक्ति, निष्पादन और निलंबन की शक्ति वो इस चैप्टर में बताई जाएगी। और अब बीएनएसएस अपने समारोह की ओर बढ़ गई है। सब कुछ हो गया, डेफिनेशन क्लास से शुरू हुआ और उसके बाद ट्रायल्स, एविडेंस का लेखन, जजमेंट कैसे होगा, अपीलें, रिवीजन, सारी बातें, इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंटिव कार्यवाहियां, भरण पोषण संबंधी कार्यवाहियां, सारी चीजों पर बात हुई। और सारी चीजों पर बात होने के बाद अगर दंडादेश मिल भी जाए और उसका एग्जीक्यूशन ही ना हो तो फिर दंडादेश का कोई मतलब बचता नहीं, क्योंकि अंतिम रूप से ये दंडादेश का निष्पादन ही है जो दंड विधि के उद्देश्य को समाज में फलित करेगा। समाज में फलित करेगा मीनिंग देयर भाई, दंड विधि समाज में व्यवस्था कायम करने का काम ये ग्राउंड रियलिटी के तौर पर, यथार्थ के धरातल पर संभव बनाएगी। आप दंडादेश दे दो, लिप सर्विस दंडादेश के प्रति कर दीजिए, जिससे सारे कानूनों का पालन ये होता रहा है। कानून है लेकिन उसके अंतर्गत होता कुछ नहीं। अतिक्रमण के विरोध में कानून है लेकिन सारा अतिक्रमण रहे, होगा कुछ भी नहीं। तो ऐसे कानून का आखिर क्या किया जाए? ठीक है, तो अगर दंडादेश का निष्पादन यही ना हुआ तो सारी प्रक्रिया चलाने का कोई मतलब ये हो नहीं सकता। तो ये चैप्टर बताएगा कि दंडादेश का निष्पादन किस तरह होगा और निलंबन और लघुकरण ये भी किया जा सकेगा। तो निलंबन और लघुकरण किया क्यों जाए इस पर भी बात होगी, क्योंकि निलंबन और लघुकरण ये सोवरन फंक्शन है। सोवरन फंक्शन यानी राजा पूर्व से लोगों को क्षमा करने की ताकत और लोगों को दंड देने की ताकत रखता आया है, इसलिए इसे संप्रभु शक्ति का उपयोग यह माना जाता है। और समुचित सरकार, क्योंकि जब सारे काम सरकार करेगी तो माफ करने का काम भी जो संप्रभु का है, जब संप्रभु के सारे काम सरकार करेगी सिवाय न्याय करने की जो संप्रभु की शक्ति थी वो न्यायपालिका को गई, जो उसकी कानून बनाने की शक्ति थी वो विधायिका को गई, बाकी कामों को एक्चुअली जो करने की ताकत है वो तो कार्यपालिका इसी के पास है। तो जब कार्यपालिका सारे काम करेगी जो पूर्व से संप्रभु को दिए गए हैं, तो लोगों को क्षमा करने, उनके दंडों का लघुकरण करने और उसका रिविजन करने का काम भी कार्यपालिका ही करेगी। इसलिए दंडों के निलंबन और लघुकरण इसकी ताकत हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी देखी थी कि गवर्नर और राष्ट्रपति वे उपयोग कर रहे थे
और उन्हें दंडादेशों के संबंध में जो संप्रभु के, ठीक है, कृत्य थे या संप्रभु की जो शक्तियां थी वो दी गई। लेकिन दंड विधि, इसकी प्रक्रिया, इसे निर्धारित करने के लिए जो कानून बनाया गया, उसमें भी समुचित सरकार को दंडादेशों के निलंबन और परिहार की ताकत दी गई है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, और यहां जो शक्तियां हैं दंडादेशों के निलंबन और नौकरण से संबंधित, उनके उपयोग के संबंध में कुछ अंतर दिखाई देंगे। उन अंतरों की बात करेंगे जब वहां पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहली बात, ये शक्तियां हो ही क्यों? ये पुराने समय में भी संप्रभु को शक्तियां दी क्यों गई थी? इनके दो आधार बताए जाते हैं। एक, दंड देने के समय ऐसी चीजें दंडादेश देने वाले की जानकारी में नहीं लाई गई जो कि अभियुक्त को उदार दंड का अधिकारी बनाती थी। उसे अतिशय कठोर दंड मिल गया है, और व्यक्ति को अगर कठोरतम दंड मिल गया या कठोर दंड मिल गया तो यह भी उसके साथ अन्याय है। उसने जो कृत्य किया है उसका दंडादेश उसके अनुपात में होना चाहिए, ना अत्यधिक कठोर और ना ही अत्यधिक लचीला। तो अगर दंडादेश अत्यधिक कठोर हुआ है तो कालांतर में समुचित सरकार को इस प्रकार की ताकत होनी चाहिए कि समुचित सरकार उस दंडादेश में लचीलापन ये पैदा कर पाए। और दूसरी बात, आपने व्यक्ति को दंडादेश दिया क्यों? ये ठीक है कि पहले एक थ्योरी चलती थी कि हमने उससे बदला लेने के लिए, ठीक है, दंडादेश उसे प्रदान किया, लेकिन ये आज की थ्योरी नहीं है। हमने उसे दंडादेश दिया उसमें सुधार के लिए, और हमने ये पाया, हमने यानी लेजिस्लेचर, कि अगर अमुक किस्म का व्यक्ति अपराध करेगा तो उसके सुधार के लिए अधिकतम इतना दंडादेश तो उसे मिलना ही चाहिए। और कई मामले वहां न्यूनतम दंडादेश वो बता देते हैं, कम से कम इतना तो मिलेगा ही, बाकी न्यायाधीश जैसा एप्रोप्रिएट माने। तो न्यायाधीश जब दंडादेश देगा तो वो बहुत सारे कारणों पर विचार करके देगा, उन कारणों पर विचार करने के उपरांत न्यायाधीश जब ये पाएगा कि इस व्यक्ति में सुधार लाने के लिए हमें इतने समय का दंडादेश इसे देना चाहिए, और उतने समय का उसने दे दिया। या अगर जैसे हत्या जैसा मामला है तो मिनिमम आजीवन कारावास होना ही है, तो मिनिमम आजीवन कारावास ये दे दिया। लेकिन व्यक्ति में सुधार पहले ही आ गया, जो अपेक्षित सुधार था उसके लिए उतने समय इंतजार नहीं करना पड़ा। हाँ, ये ठीक है कि जिसने हत्या जैसा जघन्य काम किया उसके बारे में यह नहीं माना जा सकता कि 14 वर्ष इससे पूर्व उसमें अपेक्षित सुधार आ गया होगा, और आ भी जाए तो भी एक नीति का सिद्धांत ये जरूर है कि अगर आपने बहुत गलत किया है तो कुछ तो समस्या आपको झेलनी पड़ेगी, कुछ तो परेशानी आपको झेलनी ही चाहिए। इसलिए हत्या के मामलों में ये जहां आजीवन कारावास प्रोवाइड है, ये जहां मृत्युदंड को, ठीक है, आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया है, वहां लघुकरण या परिहार की शक्तियों का उपयोग करने के संबंध में सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगे हैं। हम लोग देखेंगे जब वहां सेक्शन में आएंगे। अदरवाइज ये ठीक माना गया है कि समुचित सरकार को समुचित मामलों में
दंडादेशों के लघुकरण और परिहार की शक्ति दी जाए। इट इज द जस्टिफिकेशन बिहाइंड दीज सेक्शन, ठीक है, जो कि लघुकरण और परिहार से संबंधित। बाकी दंडादेशों का निष्पादन, तो दंडादेशों के निष्पादन में कोई बहुत कठिनाई वाली बात आई नहीं, बड़ी सीधी सीधी बातें हैं। थोड़ा बहुत जो कठिनाई है वो समझने में 421 और 427 जो पूर्व की सीआरपीसी की धारा है, 421 में जुर्मानों का, ठीक है, जुर्मानों का जो दंडादेश उसका निष्पादन कैसे किया जाए, जबकि जो मुख्य दंडादेश पारित किया गया उसमें कारावास भी है और जुर्माना भी है। अगर केवल जुर्माने के दंडादेश ये दिए गए तो उसके लिए सेपरेट सेक्शन है, और वो सेपरेट सेक्शन मेरे ख्याल से 423 से 424 होगा पुरानी सीआरपीसी। लेकिन अगर कारावास और जुर्माना दोनों दिए गए तो 421, और दूसरा 427। इसे समझना पड़ता है कि एक दंडादेश चल रहा है और तब तक दूसरा दे दिया गया, तब दूसरा दंडादेश कब प्रारंभ होगा, ठीक है ना। पहला तो चल रहा है, जो सेकंड सब्सिक्वेंट पनिशमेंट का ऑर्डर आया है वो कब से प्रारंभ माना जाएगा। और अगर फर्स्ट दंडादेश मान लीजिए अपील में समाप्त हो गया, तो उस दंडादेश के अधीन जो कारावास की अवधि बिताई गई है उसका क्या होगा, ठीक है, ये कुछ समस्याएं उठेंगी। दूसरा 428 थोड़ा समझने लायक होगी, क्योंकि 428 में क्या, मुजरा, ये स्टाफ, ये सीपीसी का टर्म है, लेकिन यहां भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्टाफ या मुद्रा उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब हम भी आपके देनदार हैं और आप भी हमारे देनदार हैं, तो परस्पर जो ऋणों का समायोजन है, ये सीपीसी का आदेश 8 है, ठीक है, नहीं आदेश कौन सा, 6 में विवेचन है, 7 में वादपत्र है, 8 में लिखित कर, 8 ही में तो है, ठीक है। तो आदेश 8 नियम शायद 6, आदेश 8 नियम 6 उसमें सेट ऑफ की बात की गई। ठीक लगभग वही बात यहां भी 428 में की गई है, इसीलिए आपसे प्री में खूब पूछा जाता है, और यहां भी पूछा गया था, उनसे गलती करके आए थे, ठीक है। आपसे खूब प्री में पूछा जाता है कि क्रिमिनल में मुजरा कहां है, तो पुरानी सीआरपीसी का धारा 428 उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन होगा वो वहां होगा, क्योंकि वो सेक्शन ये कह रहा है कि आप विचारण के दौरान जितनी अवधि तक जेल में रहे हैं, यदि कन्विक्शन होल्ड होता है तो आपको जिस अवधि का कारावास दिया जाएगा, विचारण के दौरान आपके द्वारा कारावास में बिताई गई अवधि उस कुल अवधि में से समायोजित कर दी जाएगी और शेष अवधि ही आपको जेल में बितानी पड़ेगी। अगर सारी की सारी अवधि विचारण के दौरान ही आपके द्वारा कारावास में बिता ली गई तो भले ही आप दंडाधिष्ट हो गए तो भी आप तत्काल छूट जाएंगे। और अगर यह हुआ कि आपको दंडादेश 2 साल का मिला
और विचारणा में 5 साल लग गए और 5 साल आपको जमानत नहीं मिली, तो 3 साल के लिए कोई कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 साल आपके गए, उसका कुछ नहीं होगा। और जो मूर्ख टाइप के लोग सवाल इस बात पर उठाते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह हमेशा से चला है कि व्यक्ति के हित पर समाज का हित ऊपर रहेगा। आप कोई बहुत अच्छे आदमी तो थे नहीं, अंततः आपको सजा तो मिली, और जब सजा मिली तो आपने आखिर ऐसा काम किया ही क्यों था जिसमें आप इस खतरे में पड़ गए। ठीक है, अगर आपने ऐसा काम किया तो उसके परिणाम आप भुगतेंगे, और आपने भुगते तो उसके लिए कोई कंपनसेशन आपको मिलेगा, ऐसी दशा नहीं है। तो 428 ये थोड़ी समझने लायक है, बाकी इस चैप्टर में बहुत समझने लायक कुछ नहीं है। आप देखेंगे मृत्यु के दंडादेश का निष्पादन, तो मृत्यु के दंडादेश 2 दंड न्यायालयों द्वारा दिए जा सकते हैं, एक सेशन कोर्ट के द्वारा और दूसरा हाई कोर्ट के द्वारा। यह हो सकता है सेशन कोर्ट ने मृत्यु का दंडादेश दिया हो, और यदि ऐसा है तो पुरानी सीआरपीसी की धारा 368 थी, 367 थी, 368 में तो पुष्ट होकर आता था। ठीक है, शायद 365 में रेफरेंस भेजा जाता था, जो भी था 365 या 366 था, और रेफरेंस में जब हाईकोर्ट से मृत्यु का दंडादेश पुष्ट होकर 368 में वापस सेशन कोर्ट को आएगा, फिर यदि कोई अपीलें ठीक है उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है जिसे मृत्यु से दंडादेश किया गया है, तो क्या होगा, मृत्यु के दंडादेश का निष्पादन होगा। ठीक है, निष्पादन कैसे होगा, इस सेक्शन के मुताबिक। किस सेक्शन के मुताबिक? जो पहले 413 था अब 453 है, और नीचे से छूट गया। उच्च न्यायालय उसने अपीलेट जुडिक्शन में या रिविजनल जुडिक्शन में, क्योंकि रिविजनल जुडिक्शन में भी अपील की शक्तियों का उपयोग करेंगे वो, ठीक है ना, रिवीजन करें न करें इस बिंदु पर, ठीक है, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। लेकिन एक बार रिवीजन करने का फैसला जब वो कर लेंगे तो उन्हें अपीलेट न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। ये पीछे हम लोग पढ़कर आए। तो अगर अपीलेट ताकतों का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय ने या रिविजनल ताकत का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय ने मृत्यु का दंडादेश दिया, तो ये ठीक है कि उस दंडादेश से अपील प्रस्तुत करने का हक उच्चतम न्यायालय के समक्ष अधिकार से संबंधित व्यक्ति को प्राप्त होगा। आर्टिकल 134 भी कह रहा था, और आपका 379 जो पुरानी सीआरपीसी में था वो भी कह रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि अपील का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है। आप चाहें तो अपील के अधिकार को छोड़ सकते हैं। दैट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट विच कांट बी वेव्ड। सुबह हम लोगों ने चर्चा की थी कि मूल अधिकार छोड़े नहीं जा सकते, और आप ये भी नहीं कहेंगे, सुबह हम लोगों ने चर्चा की थी ओल्गा टेरिस, ठीक है, और आपका बसेश्वरनाथ, दोनों की बात हुई और दोनों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि कोई यह नहीं कह सकता कि अमुक व्यक्ति ने अपने मूल अधिकार को छोड़ दिया इसलिए अब वो मूल अधिकार की मांग नहीं कर सकता। अर्थात पक्षकार विबंध के सिद्धांत के आधार पर मूल अधिकारों की मांग करने से प्रतिबंधित नहीं होता।
मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई विबंध लागू नहीं होता। ये लाइन सुबह बोलना भूल गए, और चूंकि आप लोग मूर्ख हैं तो सब कुछ बताने के बाद भी अगर ये सिर्फ लाइन हमने नहीं बोली तो आप गलती करेंगे। ठीक है, तो मूल अधिकारों के संबंध में कोई विबंध ये लागू नहीं होता। विबंध और आपका प्रांगण्य या रेस जुडिकेटा ये क्या चीजें हैं और इनके बीच क्या फर्क है, इस पर भी बात होगी। कब? जब सीपीसी धारा 11 उसकी चर्चा शुरू होगी तो इन दोनों अवधारणाओं पर भी चर्चा होगी। लेकिन चूंकि अपील का अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी हक है, इसलिए आप उसे छोड़ सकते हैं। तो उच्च न्यायालय में अगर अपीलेट जुडिक्शन में या रिविजनल जुडिक्शन में मृत्यु का दंडादेश दे दिया तो यह ठीक है कि व्यक्ति को अपील का हक रहेगा, लेकिन वो अपने इस अधिकार को छोड़ सकता है, और यदि उसने छोड़ा तो उसके दंडादेश का निष्पादन किया जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु का दंडादेश दिए जाने की दशा में उसके पुष्टिकरण की कोई जरूरत है ही नहीं। और वो जो मृत्यु का दंडादेश है वो किसके द्वारा निष्पादित किया जाएगा? उसी विचारण न्यायालय के द्वारा, उसी सेशन कोर्ट के द्वारा जिसके निर्णय से वो अपील सुन रहे थे, उसी के द्वारा वो निष्पादित कराया जाएगा। निष्पादित कराया कैसे जाएगा? कि जब साहब खुद उठ के जाएंगे, रस्सी लेके उसे लटकाएंगे? यही वो प्रश्न है जिनके लिए प्रक्रिया यहां बनाई गई। ठीक है, यही तो प्रश्न है। 413 सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के निष्पादन की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती थी, और 414 उच्च न्यायालय द्वारा, जो अब क्रमशः 453 और 454 हो गई। क्या कहता है आप देखें, धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। जब मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किसी मामले में, पहले वो 365 या 366 में जाता था पुष्टिकरण, अब 409 में जा रहा है। तो कह रहा है धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश, जब मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किसी मामले में सेशन न्यायालय को उस पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि का आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होता है, चाहे 409 करस्पॉन्डिंग होगा 368 का, क्योंकि 368 में वो आदेश की प्रति प्रमाणित करके भेजी जाएगी, वो होगा, या अन्य आदेश प्राप्त होता तो वह वारंट जारी करके या अन्य ऐसे कदम उठाकर जो आवश्यक हो उस आदेश को क्रियान्वित कराएगा। वारंट जारी करके या अन्य ऐसे कदम उठाकर। ठीक है, अन्य ऐसे कदम, इसकी क्या व्याख्या हो सकती है इस संबंध में मेरा कोई कॉन्सेप्शन नहीं बनना, क्योंकि हमने कभी मृत्यु दंडादेश होते हुए देखा नहीं है। हालांकि यहां मृत्यु दंडादेश पारित हुए हैं कई कोर्ट्स में, लेकिन पारित होने के बाद वो सीधे रेफरेंस में चले गए। कोई अभी तक मेरे सामने आया नहीं जिसमें एग्जीक्यूशन कराया गया हो, इसलिए अन्य ऐसे कदम, इस शब्द का हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे इतना तो तय हो ही रहा है कि अगर वारंट जारी करने के अलावा भी कोई काम किया जाना आवश्यक होगा तो उसे सेशन कोर्ट कर सकेगा। ठीक है, और वारंट काय के लिए? मृत्यु दंडादेश के निष्पादन के लिए। एक बात तो मेरे ध्यान में आ ही रही है कि मानिए अपील में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी, ठीक है, नीचे से हत्या का मामला था, नीचे से आजीवन कारावास हुआ, नीचे से आजीवन कारावास होने के बाद
स्टेट ने दंडादेश की अपर्याप्तता पर अपील फाइल कर दी और उच्च न्यायालय ने मृत्यु दंडादेश ये दे दिया, अपील रिजेक्ट हुई। उसके बाद नीचे आया मसला, हालांकि तब मसला 454 में पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी प्रक्रिया निष्पादन की तो एक ही रहेगी। उस बीच जमानत मिल गई थी अभियुक्त को, ठीक है, अपील में जमानत की ताकतें, जमानत मिल गई थी। अब वो अच्छा, अपील में जब निर्णय सुनाया जाएगा तो अभियुक्त की उपस्थिति जरूरी नहीं है, पीछे पड़ गया है हम लोग निर्णय अपील के चैप्टर में। अब अभियुक्त है ही नहीं और मृत्यु का दंडादेश आ गया, तो दंडादेश के निष्पादन के लिए केवल वारंट आप जारी करेंगे तो मृत्यु दंडादेश का निष्पादन होगा किस पे? उसके लिए अभियुक्त का पकड़ा जाना जरूरी है। तो एनबीडब्ल्यू यानी नॉन वेलेबल वारंट या वारंट या 82 को गोट जो भी जरूरी है वो सब करना पड़ेगा सेशन कोर्ट को। संभवतः इन दशकों के बारे में ये अन्य ऐसे कदम उठाकर शब्द इशारा कर रहे हैं, शायद यही स्थितियां, हम कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि उसका हमने कभी देखा नहीं। लेकिन अगर अभियुक्त है तो वारंट जारी करके मृत्यु दंडादेश का निष्पादन कराया जाएगा और यही वारंट जो धारा 413 या 454 बीएनएसएस में है, इसी को डेथ वारंट कहा जाता है। ये भी आपको प्री में पूछ दिया जाता है कि डेथ वारंट किस सेक्शन में जारी होता है, और जो डेथ वारंट का प्रारूप वो सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल की प्रारूप संख्या 42 पहले थी और अब भी शायद 42 ही है, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा था तो शायद 42 ही था प्रारूप संख्या। ठीक है, देख लें। अच्छा, अब तो ये हो गया लघुकरण के पश्चात मृत्यु। अब 43, पहले 42 था, अब प्रारूप 43 है। ठीक है, और इसी में लिखा हुआ है कि आपको क्या करें, आप जब तक वह मर ना जाए तब तक गर्दन से लटकवा कर, ठीक है, गर्दन से लटकाने की बात यहां लिखिए और निर्णय वाले सेक्शन में लिखिए। तो इस प्रारूप में डेथ वारंट जारी करके जो सेशन कोर्ट है वो मृत्यु के दंडादेश का निष्पादन कराएगा। ये 413 हुआ और 414 जब उच्च न्यायालय ने, ठीक है, आपका कहता है जब अपील में या पुनरीक्षण में, इन शब्दों को समझने में हमें तो 20 बरस लगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा कि हमारे समय में तो यहां कुछ था ही नहीं, यहां सिर्फ यही बताने वाले लोग थे कि कानून कोई पढ़ने की चीज है, वो तो कहीं पढ़ा जाता है, तो कचहरी चले जाओ, वहां सीख लो, और कचहरी जाओ वहां ये बताया जाता कि कोई पढ़ के किया जाता है, ये तो ऐसे ही है, आदमी बंद हो जाए जमानत लगा दो, जिस जमानत वहां बट रही है। और फिर अगर उनको पूछो अगर साहब ये पूछते हैं भाई जमानत कौन से सेक्शन में मांग रहे हो, तो ही, ठीक है, तब ही कर दो। वो पूछे बेवकूफ हो क्या, कह दो सरकार की जैसी मान्यता, ठीक है, बेशर्मों की तरह खड़े रहो। ये हमें तो बताया गया था, तो हमें तो ये समझने में बड़ी परेशानियां हुई हैं कि भाई पुनरीक्षण में अपीलेट ताकतों का उपयोग कैसे हो जाएगा, दोनों प्रोसीडिंग अलग है। अव्वल तो यही समझने में बड़ी कठिनाई हुई कि नहीं पढ़ना भी चाहिए, यही समझ, पहले तो आधी जिंदगी तो इसमें निकल गई कि ये पता लगाने में कि पढ़ना भी चाहिए, यही नहीं पता था, क्योंकि एलएलबी आप भी पास हैं और हम भी पास हुए थे,
आपके लिए भी 16 दूनी 8 ही थे और हमारे लिए तो 4 ही थे 16 दूनी। ठीक है, क्यों ये हम आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे, प्रशंसा करना मेरी आदत भी नहीं है। आपको कम से कम इतना तो मालूम है कि सीआरपीसी नाम की कोई चीज थी, हमें तो वो भी नहीं मालूम थी। हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, केवल इतना मालूम था कि 22 क्वेश्चन खरीद लो, उसी को लिख दो, पास हो जाओगे। कुछ भी लिखो, क्योंकि कम से कम हमने कानून नहीं लिखा था। हमें जब मालूम ही नहीं था, हम लिख कहां से थे? जब हमें जो चीज मालूम ही नहीं है वो हम लिख कैसे देंगे? और इसीलिए हम आन माइक कह रहे हैं कि एलएलबी की कॉपी ठीक चेक नहीं होती। अगर होती तो हम एलएलबी नहीं होते, क्योंकि हमें आता ही नहीं था कुछ। उसके बाद ये पढ़ने में, ये जानने में समय लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, और फिर जो लिखा है उसे समझने में बहुत समय लगा, क्योंकि हमें तो समझाने ही वाला कोई नहीं था। खुद ही पढ़ना, खुद ही सोचना, खुद ही समझना। हाँ, उसका एक फायदा हुआ, उसका एक फायदा ये जरूर हुआ कि कॉन्सेप्शंस ईश्वर ने मेरे क्लियर बहुत किए, और हमें यह पता रहता है कि आपको कहां पर कठिनाई आ रही होगी, क्योंकि वहीं पर हमें आ रही थी। और आप हमसे कम बुद्धिमान तो है नहीं, आपको भी वहीं आ रही होगी। और उस कठिनाई का समाधान कैसे किया जाए यह हमें खूब पता लगा है, क्योंकि वो सब कुछ हमने प्रायोगिक तौर पर सीखा है। और हमने सुबह भी आपसे कहा कि सीखने की कला प्रयोगी है। जब प्रायोगिक तौर पर सीखा जाता है चीजों को, तभी वो ध्यान में आती है। हमने प्रैक्टिकली देखा है कि रिवीजन कैसे फाइल हो रहा है। फाइल होते समय एडमिशन पर क्यों सुना जा रहा है? क्योंकि विवेकाधिकार है, हक नहीं है आपका। परमिशन मिलेगी तो दायर होगा, और फिर आपने दायर कर दिया, इससे मजबूर नहीं हो गए कि हम सुनेंगे ही। हमने सिर्फ एडमिट किया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हम अपनी रिविजनल ताकतों का उपयोग करें न करें, और इस समय हम बहुत स्ट्रिक्ट व्यू अपनाएंगे। इसलिए अगर लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स विधिक हैं, यानी कानून के मुताबिक, वो निष्कर्ष भी हो सकता है जो उसने किया है रिजेक्ट यहीं से, क्योंकि कहां इलीगलिटी है भाई? इलीगलिटी हो तो आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक, और वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक, तो इलीगलिटी कहां है? रिवीजन रिजेक्ट होगा। ठीक है, एक बार जब ये तय हुआ कि नहीं इलीगलिटी है, ठीक है, अशुद्ध है मसला, अब हम रिवीजनल ताकतों का उपयोग करेंगे। अब मामला खुल गया, अब हम अपीलेट ताकतें जो हमारी हैं वो भी उपयोग कर पाएंगे। तो ये चीजें समझने में बड़ी कठिनाई हुई है। ठीक है, कि रिवीजन अलग, अपील अलग। रिवीजनल कोर्ट की ताकतें सीमित, अपीलेट कोर्ट की ताकतें बढ़ी हुई। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखते तो कहते थे पुनरीक्षण में या अपील में, तो जब दोनों में दे सकता है वो मृत्युदंडादेश, तो ये बात ही समझ में नहीं आती थी कि फिर इस बात को कैसे कह रहा है कोई कि रिवीजनल कोर्ट की ताकतें कम है, अपीलेट कोर्ट की ताकतें ज्यादा हैं। ये बातें समझ में नहीं आती थी। और आप उस पीड़ा का अनुभव कभी तो किए ही होंगे कि कोई समस्या अगर दिमाग में है और सुलझ नहीं रही तो नींद नहीं आती। और इसीलिए हम कहते हैं कि कानून में दीवानापन चाहिए। जब कानून के लिए आप दीवाने हो जाते हैं तब यह आता है। और इसकी छोड़िए, दुनिया में कुछ भी आप पाना चाहते हैं तो उसे दीवानगी की हद तक जब तक आप नहीं खोजेंगे तब तक कोई चीज मिलने वाली नहीं है। इसलिए दीवानगी तो चाहिए होती है, तभी वो चीजें आती हैं। तो कहता है कि जब अपील में या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंडादेश दिया जाता है, तब सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी करके दंडादेश को क्रियान्वित कराएगा। मीनिंग देर भाई
No doubt that the sentence has been awarded by the High Court, but that will be executed by the Session Court by the process. ठीक है, प्रोसेस कौन सा? इशुएंस ऑफ द वारंट. और वारंट इसकी हिंदी अधिपत्र होता है, यानी अधिकार पत्र. वारंट जब कोई जारी करता है तो जारी करने वाला उसको जिसके लिए वारंट संबोधित है, जिसको वारंट संबोधित है, उसको कुछ करने के लिए अधिकृत करता है. और यह कुछ करना किसी को गिरफ्तार करना हो सकता है, किसी को मृत्युदंडादेश से दंडित करना हो सकता है, किसी से कुछ भरण पोषण की रकम जो बकाया हो गई हो उसे वसूल करना यह हो सकता है. लेकिन आपने वारंट का एक ही अर्थ लगा रखा है, वह गिरफ्तारी है. जबकि वारंट इसी से सीजेआई की नियुक्ति होती है. लिखा है, आप अंग्रेजी का बेर उठाएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द वारंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आपने वारंट के एक ही अर्थ ले रखे हैं, वो आपकी गलती है. बाकी वारंट का कोई सीमित अर्थ ये नहीं है. तो कहता है वारंट जारी करके निष्पादित कराएगा. अब कहता है उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना. और यह आप लोगों ने प्रारूप संख्या 43 में देख लिया कि डेथ वारंट किसको संबोधित होता है? जेल के भार साधक अधिकारी को. वो जेल के भार साधक अधिकारी उसी को संबोधित होता है, यानी उसकी जिम्मेदारी है कि वारंट में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश का निष्पादन करके गर्दन से तब तक लटकवाए जब तक वो मर न जाए. ये लिखा है प्रारूप संख्या 43 में. तो आपको वही करना होगा. और इससे हम एक चीज आपको यह भी दिखाना चाहते हैं कि कानून में एक एक चीज लिखी हुई है, एक एक चीज. यह भी लिखा है कि गर्दन से लटकवा कर तब तक लटकाएं जब तक कि मर ना जाए. इनमें से एक भी शब्द का लोप नहीं है, पूरा प्रारूप दिया गया है. ठीक है, तो अगर व्यक्ति मृत्यु से दंडादेश हुआ लेकिन उसका अपील का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में है, तो तब तक अधिकार के रूप में मृत्यु के दंडादेश को स्थगित किया जाएगा, अन्यथा अपील का कोई महत्व तो बचेगा नहीं. और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलें 134 बन ए, बन बी, बन सी और 134 सबसेक्शन 2 दोनों में जा सकती है. 134 सबसेक्शन 2 में कहता है जब उच्च न्यायालय प्रमाणित करेगा कि व्यक्ति को अपील प्रस्तुत करने का हक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, किसी भी कारण से, जिस कारण से उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देना ठीक समझ रहा है, तो प्रमाण पत्र देगा कब? इसकी प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 134A में शायद प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया थी. वहां कहता था कि ओरल या रिटन आप अप्लाई करेंगे और फिर उच्च न्यायालय अगर जरूर ठीक समझेगा तो प्रमाण पत्र देगा. तो देना और अप्लाई करना, इसके बीच टाइम होगा, इसके बीच तो टाइम होगा. और मृत्यु दंडादेश नीचे से या अपीलेट पावर में मिल चुका है, तो क्या होगा? उच्च न्यायालय अगर प्रमाण पत्र उससे अप्लाई हो गया है किंतु उसने अभी दिया नहीं, तो तब तक के लिए मृत्यु के दंडादेश को स्थगित करेगा जब तक वो प्रमाण पत्र देने पर विचार कर रहा है. और प्रमाण पत्र देने के बाद भी अपील फाइल होने में समय लगेगा. तो जब तक अपील फाइल होकर उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन न ली जाए तब तक स्थगित रखेगा. उसके बाद वो चाहे तो स्थगित करें और चाहे तो ना करें, जैसा चाहे. और स्थगित तो वो करेंगे ही नहीं, तो अपील सुनने का ही क्या लाभ होगा? ठीक है. और 134
1A, B, C उसमें प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें उच्च न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, न सिर्फ दोषित किया बल्कि मृत्युदंडादेश दिया, जिसे नीचे से दोषमुक्त किया गया था। ठीक है, इस ढंग की बातें थी वहां। और 132 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां तो कार्यवाही का कोई नेचर हो, अगर उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है इसमें संविधान के निर्वचन का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त है कि अपील होनी चाहिए, तो भी अपील होगी, तो वो यह मामला भी हो सकता है, तब भी इसी ढंग से स्थगित रहेंगे मृत्यु के दंडादेश। और इसके अलावा 136 ये SLP, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट स्वयं स्पेशल लीव ये दे सकता है। तो अगर ऐसे कोई हक, ऐसे कोई अधिकार उसे उपलब्ध हो रहे हैं, 379 में भी, पिछली CRPC में सुप्रीम कोर्ट अपील ले जाने का कानूनी हक व्यक्ति को प्राप्त था। तो अगर कोई अपील प्रस्तुत करने का हक है, तो जब तक अपील प्रस्तुत न हो जाए और डिस्पोज ऑफ न हो जाए, तब तक के मृत्यु का दंडादेश निष्पादित नहीं किया जाएगा। यही इस सेक्शन की विषय वस्तु है 455 की। देखें, जहां किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड का या उपखंड खा के अधीन उच्चतम न्यायालय को होती है, वहां उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए मुलतवी किए जाने का आदेश देगा जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती, और यदि उस अवधि के अंदर कोई अपील की गई है तो जब तक उस अपील का निपटारा नहीं हो जाता। सामान्य बात है भाई, जब तक अवधि पूर्ण नहीं समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक आप उसे मृत्यु दंडादेश ही दे दोगे, तो अपील का फायदा क्या? और अपील उसने प्रस्तुत कर दी, सुनी नहीं गई, तो फिर फायदा क्या? इसलिए ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई है और दंडाधिष्ट व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 132 के या अनुच्छेद 134 खंड 1 के उपखंड गा के अधीन प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय से आवेदन करता है, तो उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए मुलतवी किए जाने का आदेश देगा जब तक उस आवेदन का उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं हो जाता। यानी आवेदन दिया और जब तक निपटारा ना हो तब तक स्थगित रखेगा। ठीक है ना? रिक्वेस्ट और डिस्पोजल किसके लिए? सर्टिफिकेट के लिए। और जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर अपील प्रस्तुत होना। ठीक है? या यदि ऐसे आवेदन पर कोई प्रमाण पत्र दिया गया है तो जब तक उस प्रमाण पत्र पर उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती तब तक। भाई आप सर्टिफिकेट दे देंगे तो तुरंत थोड़ी हो जाएगी, उसमें भी तो समय लगेगा, और तब तक भी सस्पेंड रखा जाएगा। ठीक है? मृत्यु के दंडादेश का निष्पादन। और चूंकि सस्पेंड है तो सजा ही नहीं है। सस्पेंड होने का क्या मतलब है? सजा नहीं है, यही मतलब है। ठीक है ना? तो सजा जब है ही नहीं तो फिर दी नहीं जा सकती। ठीक है? जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि दंडाधिष्ट व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील के लिए विशेष इजाजत देने के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी पेश करना चाहता है। यह समाधान उसका होगा कैसे? वो बताएगा कि हम भाई SLP में जाएंगे। ठीक है? वहां उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन इतनी अवधि तक के लिए, या कोई टाइम उन्होंने नहीं बताया विशेष, इतनी अवधि तक के लिए जितनी वह ऐसी अर्जी पेश करने के लिए पर्याप्त समझे मुलतवी किए जाने का आदेश देगा। अब बेयर याद करने में कोई समस्या नहीं। 453 में उच्च सेशन कोर्ट, 454 में हाई कोर्ट दंडादेश दे और 455 में, ठीक है, स्थगित किया जाएगा दंडादेश का निष्पादन। ठीक है? और आपका 456 ये कहेगा कि गर्भवती स्त्री है
तो उसे मृत्युदंडादेश तब तक स्थगित रखा जाएगा, ठीक है, जब तक बच्चे का जन्म न हो जाए, क्योंकि आप मां को दंड देंगे, बच्चे को नहीं। और समुचित मामलों में आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाएगा, नॉर्मली कर ही देते हैं। और यह भी खूब पूछा जाता प्री में कि गर्भवती स्त्री को मृत्युदंडादेश एक्सेप्शनली दिया जाएगा, ये कहां लिखा है? तो वो यहां लिखा, कहता है कि गर्भवती महिला को मृत्युदंड का लघुकरण किया जाना, यदि वह महिला जिसे मृत्युदंडादेश दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकेगा, करेगा नहीं लिखा है, ठीक है ना, कर सकेगा। इट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कर सकेगा। और नॉर्मली कर देते हैं, एक्सेप्शनली कुछ हो तो हो। इवन राजीव गांधी मर्डर केस में वो नलिनी, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का मर्डर था, उसमें भी कर दिया लघुकरण आजीवन कारावास में, ठीक है, तो कर ही देते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं, कर ही देंगे, ठीक है, तो इसे गारंटी के तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता। तो यह आपका क्या हुआ? मृत्युदंडादेश का निष्पादन। और दंडादेश हमने स्वयं देखे थे, आईपीसी पिछली बात करें तो 53, वो दंडादेशों के प्रकारों को बताती थी। मृत्यु का दंडादेश, आजीवन कारावास का दंडादेश, कारावास का दंडादेश, ठीक है, जुर्माने और संपत्ति का समर्पण। अब सामुदायिक सेवा एक नई बात आ गई है, लेकिन पूर्व में इतने ही थे। और 1860 में जब बनी थी तो निर्वासन का दंड भी था। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कर दिया गया था कि जितनी अवधि का निर्वासन बताया है उतनी अवधि का या आजीवन कारावास मान लिया जाएगा, ऐसे ही कुछ लिखा था, आजीवन कारावास शायद मान लिया जाएगा, या उतनी अवधि का कठोर कारावास का दंडादेश मान लिया जाएगा, ऐसे कुछ लिखा है मीनिंग देयर बाय लिखा था। लेकिन मोटे तौर पर धारा 53 आईपीसी दंडादेशों के जो प्रकार निर्धारित करती थी वे मृत्यु के, आजीवन कारावास के, कारावास के, जुर्माने के और संपत्ति के समर्पण, इससे संबंधित थे। अब जब हम लोग दंडादेशों के निलंबन, लघुकरण, परिहार और निष्पादन की बात कर रहे हैं तो हर प्रकार के दंडादेश के निष्पादन, लघुकरण, परिहार, निलंबन, इसकी बात होगी। तो जहां तक मृत्यु के दंडादेश का सवाल है वो तो 453 से शुरू होकर 456 तक आ गया, या पूर्व में 413 से लेकर 416 तक आ गया। अब दंडादेशों का दूसरा प्रकार, और दूसरा प्रकार कौन सा? आजीवन कारावास और कारावास। लेकिन चूंकि कारावास और आजीवन कारावास दोनों कारावास से ही संबंधित हैं, इसलिए उनके निष्पादन के संबंध में इस अध्याय में जो व्यवस्था की गई है वो 457 से लेकर के आपका कहां तक? 460 तक। और पूर्व में कहां तक थी? 417 से लेकर 420 तक, ठीक है ना, वहां व्यवस्था की थी। ये कारावास के दंडादेश जिसमें आजीवन कारावास शामिल है, उसका निष्पादन कैसे होगा उसकी चर्चा कर रहे हैं। और उसका लघुकरण या परिहार होगा तो वो आगे उस चैप्टर में होगा। लेकिन आजीवन कारावास या कारावास, इसे निलंबित करना अपीलेट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन जैसे मृत्यु दंडादेश के मामले में ये कहा गया
ठीक है, स्वयं कानून में ही कि आप स्थगित करेंगे, ऐसा आजीवन कारावास और कारावास के मामलों में नहीं लिखा गया है। यानी अपीलेट कोर्ट यदि समुचित पाएगा तो आजीवन कारावास या कारावास के दंडादेशों को निलंबित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब स्थिति ऐसे निकलेगी। आप देखें क्या कहता है। सबसे पहले आजीवन कारावास या कारावास का दंडादेश दिया गया तो कारावास का स्थान नियत होना चाहिए, क्योंकि कारावास भी अंततः क्या है, स्थान है। कमरा क्या है, स्थान है। ठीक है, कमरा क्या है, स्थान है। और स्थान भी ना कहें, ये खाली जगह है जिसे दीवारों से घेर दिया गया है। दीवार हटा दें, ठीक है, तो ये खाली आकाश का भाग बन जाता है, क्योंकि आकाश कुछ नहीं है, खाली जगह है। भाई साइंटिस्ट बताते हैं कि ऊपर कुछ भी नहीं है, सारे ग्रह उपग्रह लटके हुए हैं। ठीक है, कोई आधार नहीं है। और लटके कैसे बोलोगे, ये बताते हैं एक दूसरे के आकर्षण में बंधे हुए लटके। सूर्य के आकर्षण से पृथ्वी लटकी है, तो पृथ्वी के आकर्षण से चंद्रमा लटका है। ऊपर है कुछ भी नहीं। तो अगर आप जमीन पर खड़े हैं और इस कमरे की दीवारें हटा दें तो, और इसकी छत भी हट गई, तो यह भी तो आकाश हो गया, क्योंकि आकाश जमीन के ग्राउंड का जो तल है उससे लेकर अनंत ऊपर आकाश ही आकाश हो। भाई एक मंजिल भी आकाश है, 2 मंजिल भी आकाश है, 3 मंजिल भी आकाश है, ऊपर बढ़ते जाइए, है तो आकाश ही। तो कमरा क्या है, आकाश जिसे दीवारों से घेर दिया गया है। दीवारें हटा दीजिए, कमरे के आकाश का मिलन, ठीक है, अनंत आकाश से हो गया। कुर्सी कहां रखी है, आकाश में, जमीन पर और आकाश में, क्योंकि ऊंची है ना, उसका जो निचला सिरा है वो तो जमीन पे है, लेकिन ऊंचाई उसकी वो तो आकाश में है। ठीक है ना। तो कारावास भी एक स्थान है। ठीक है, चीजें एक स्थान में रखी जाएंगी और वो स्थान विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं। तो जब व्यक्ति को कारावास से दंडाधिष्ट किया गया तो सबसे पहले कारावास का स्थान नियत करना पड़ेगा। किस स्थान को कारावास कहेंगे, क्योंकि कारावास कोई स्थान हो सकता है। कारावास कोई विशेष प्रकार का स्थान नहीं होता। जिसे एक बार हम किसी से बात कर रहे थे कि आप आज भी एक बेवकूफ की हम पोस्ट देख रहे थे, वो लिख रहा था कि हाय आतंकवादी इतने स्मार्ट होते हैं। वाकई मतलब सीरियसली लिख रहा था। एक तो होता है लोग मजाक करते हैं पोस्टों पर, नहीं सीरियसली लिख रहा है। तो हमें लगा कि तुम मूर्ख हो क्या, आतंकवादी क्या सींग निकल रहे होते हैं। वो तो इतना वेल स्मार्ट होता है कि आप उसमें शक ही नहीं कर सकते। वेल स्मार्ट होगा, वेल बिहेव्ड होगा। जितना अच्छा व्यवहार आप नहीं करेंगे उससे ज्यादा बेहतर व्यवहार वो करता है। जितना स्मार्ट आप नहीं दिखेंगे, जितने महंगे इक्विपमेंट्स का प्रयोग आप नहीं करेंगे, उतना वो करता है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है उसके सींग लग रहे हैं, तो बहुत स्मार्ट होता है। तो आदमी में या किसी में कोई विशेषता थोड़ी होती है। ऐसे कारावास और घर, इसमें फर्क क्या है। भाई घर में भी दरवाजे हैं, घर में भी खिड़कियां हैं, घर में भी छत है, घर में भी दीवार है, घर में भी, और यही सब कारावास में है। ठीक है, विवशता और स्वतंत्रता, इसी का फर्क है। वहां आप मजबूर हैं, घर में आप मजबूर नहीं है, बस इतना ही अंतर है।
तो कारावास का स्थान नियत करना, जरूरी नहीं है कि जेल को ही जेल कहा जाए, किसी भी स्थान को जेल कहा जा सकता है यदि वहां आपकी स्वतंत्रता का हनन कर दिया जाए। ठीक है, जेल तो कोई भी स्थान हो जाएगा, वही थोड़ी है भाई वहां जिसे आप जेल के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं वहां आपको स्वतंत्रता पूर्वक रख दिया जाए, और घर जिसे आप घर के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं वहां जेल मैनुअल लागू कर दिया जाए, तो घर तो जेल हो गया और जेल घर हो गई। जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट वो भी तो जेल ही में रहते दिन भर, लेकिन वो जेल में नहीं रहते, और तुम भी उसी जेल में रहते हो, तुम जेल में रहते हो। फर्क कहां है? वो भी जेल में ही बैठे लेकिन जेल में नहीं है, और तुम भी जेल में बैठे हो लेकिन जेल में हो, क्योंकि वो जब चाहे जा सकते हैं, आप जब चाहे नहीं जा सकते। स्वतंत्रता और मजबूरी, बस इसी का अंतर है। तो कहता है तो समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि किसी व्यक्ति को जिसे इस संहिता के अधीन कारावासित किया जा सकता है या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किया जा सकता है किस स्थान में परिरुद्ध रखा जाएगा। कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं, कोर्ट ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि आप कहां ले जाएंगे, वो तो सिर्फ ये कहेंगे अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाए। जब कभी इस संहिता के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है, इसका मतलब यह हुआ सजा हो गई तो अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाएगा, जमानत नहीं मिली तो अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में आ गया तो अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाएगा, सिविल प्रिजन में जाना है तो अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाएगा। लेकिन अगर सिविल प्रिजन में जाना तो इस संहिता के अधीन नहीं होगा, वो सीपीसी के अधीन होगा, वो बात अलग हो जाएगी। लेकिन इस संहिता के अधीन जब भी निरुद्ध किया जाना है तो जब तक कि किसी कानून में ही कोई विशेष बात ना लिखी हो, जैसे कहीं कानून में लिखा है कि जो किशोर है उसे किशोर सदन में रखा जाएगा, जेल में नहीं, तो जेल में नहीं रखेंगे आप। कोई विकृत चित्त कैदी है तो आप उन्होंने बताया फला जेल में ही रखा जाएगा जो बनारस में है, तो वही रखा जाएगा। अगर किसी अन्य विधि में कुछ अन्यथा उपबंधित नहीं है तो फिर जब भी किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन कारावासित किया जा सकता है या परिरुद्ध रखा जा सकता है तो राज्य सरकार की यह ताकत है कि वो ये तय करेंगे कि कोई कहां परिरुद्ध रहेगा। जैसे आजम खां को रामपुर में गिरफ्तार किया था, सीतापुर में रखा, ठीक है, या कश्मीर के जो आतंकवादी पकड़ते हैं वो कहते हैं कि ना महाराष्ट्र की जेल में रहो, क्योंकि वहां हमला करके उन्हें छुड़ाना आसान है, महाराष्ट्र में बहुत कठिन है। ऐसा नहीं कि उनकी AK-47 महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, चलेगी, लेकिन यह भी सही है नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? देखिए, जब तक लोकल सपोर्ट ना हो तब तक गुंडागर्दी नहीं हो सकती। जब लोकल सपोर्ट होता है गुंडागर्दी तभी हो सकती है। बाहर का आदमी यहां कैसे जान लेगा किस गली में हम भागे हैं? हम घटना ही तो कर लोगे, भागोगे कैसे? वहीं पकड़े जाओगे, पानी तुम्हें कोई देगा नहीं, खाना तुम्हें कोई देगा नहीं, करो, दगे कैसे करोगे? कहीं भी रहोगे जाके, आखिर एकदम तुम्हें मौका थोड़ी मिल जाएगा कुछ भी करने का। तो इसीलिए क्या रखा गया? राज्य सरकार, क्योंकि कानून व्यवस्था मेंटेन करना उन्हीं का काम है, तो इसलिए जरूरत हर जगह देखी जाएगी। ये कोई नाक का सवाल नहीं है, इसलिए राज्य सरकार इस बात के लिए इंपावर्ड है कि वो जहां चाहे कारावासित व्यक्तियों को रखे। हां, कोई कानून ही स्पेशली कहता हो कुछ तो बात अलग है, ठीक है। तो कहता है किस स्थान में परिरुद्ध किया जाएगा। आगे कहता है यदि कोई व्यक्ति जिसे इस संहिता के अधीन कारावासित किया जा सकता है या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किया जा सकता है सिविल जेल में परिरुद्ध है तो कारावास से सुपुर्दगी के लिए आदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को दांडिक जेल में भेजे जाने का निर्देश दे सकता है। जिस समय व्यक्ति को सजा हुई या इस संहिता के अधीन कारावासित करने की जरूरत पड़ी उस समय वो ऑलरेडी सिविल जेल में था,
और सिविल जेल और क्रिमिनल जेल का अंतर यह होता है कि वहां काम नहीं कराया जाता है, यहां काम करना पड़ता है। और सिविल जेल में रहने के लिए अगर किसी को आप रखना चाहते हैं तो उसके जेल में रहने का खर्च आप ही को देना होगा। दांडिक जेल में राज्य सरकार खर्च उठाती है, यह उसका अंतर है। तो अगर कोई व्यक्ति सिविल जेल में हो, संहिता के अधीन क्रिमिनल जेल में, उसे स्थानांतरित किया जाना है तो राज्य सरकार उसे क्रिमिनल जेल में, ठीक है, क्या कह सकता है, तो कारावास में सुपुर्दगी का निर्देश देने वाला न्यायालय उस व्यक्ति को दांडिक जेल में भेजे जाने का निर्देश दे सकता है, कह सकता है दांडिक जेल में जाइए, इनको ले जाओ। और जब उपधारा 2 के अधीन कोई व्यक्ति दांडिक जेल में भेजा जाता है तब वहां से उसे छोड़ दिए जाने पर उसे उस दशा के सिवाय सिविल जेल को न लौटाया जाएगा कि या तो दांडिक जेल में उसके भेजे जाने से 3 वर्ष व्यतीत हो गए जिस दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अधीन सिविल जेल से छोड़ा जाएगा, या सिविल जेल में उसके कारावास का आदेश देने वाले न्यायालय द्वारा दांडिक जेल के भारसाधक अधिकारी को प्रमाणित करके भेज दिया गया कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अधीन छोड़े जाने का हकदार है। जब हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे तो सेक्शन 58 आएगा। डिग्री के निष्पादन में जो न्यायालय कौन सा निष्पादन कराने वाला, उसकी क्या ताकतें हैं, तो सेक्शन 58 में लिखेगा कि धन संबंधी डिग्री के निष्पादन के लिए व्यक्ति को सिविल जेल में भेजा जा सकेगा, लेकिन वहां अधिकतम अवधि दी है कि सिर्फ इतने दिन तक सिविल जेल में उसे रखा जा सकेगा, शायद 6 सप्ताह यानी 1.5 महीना या 3 महीना ऐसे कुछ दिया है। केवल इतने दिन तक ही उसे जेल में रखा जा सकेगा। अब सिविल जेल में था, आपने दांडिक जेल में भेज दिया, दांडिक जेल में हो सकता है वो 3 साल रहे, ठीक है, तो 3 साल बाद जब वो छूटेगा तो आप दोबारा उसे सिविल जेल में नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। 3 साल बाद अगर वो छूटा तो दोबारा सिविल जेल में नहीं भेजेंगे, और 3 साल से कम पे छूटा, ठीक है, तो उस दशा के सिवाय, ठीक है ना, उसे सिविल जेल में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, कि वहां सेक्शन 58 में जितनी अवधि प्रोवाइड है अगर उतनी अवधि तक वो क्रिमिनल जेल में रह लिया तो फिर उसे दोबारा सिविल जेल में नहीं भेजेंगे। उससे कम अवधि तक रहा तो उसे सिविल जेल में भेजा जा सकता है दोबारा। और अगर इसी बीच सिविल जेल में जिस सिविल कोर्ट ने रखा था वो सर्टिफिकेट भेज देता है कि भाई हमारा जो डिग्री थी जिसके निष्पादन में हम इन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे वो एग्जीक्यूट हो गई, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, तो सिविल जेल में लौटाए जाने का कोई सवाल है ही नहीं, ठीक है। इसे यहीं तक रखेंगे, शेष बात कल करेंगे।